आज की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आज तक पर आप सुबह से ही देख रहे हैं, एनसीबी के रडार पर दीपिका पादुकोण आ चुकी हैं और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिली है कि एनसीबी के रडार पर एक और बड़ी अभिनेत्री आ गई हैं। अनुज केसवानी से पूछताछ में बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री के नाम का खुलासा हुआ है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो आज तक पर आप देख रहे हैं। हालांकि वो बड़ी अभिनेत्री कौन है, इसका खुलासा एनसीबी ने अभी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। कहा जा रहा है कि ये अभिनेत्री मैनेजर के जरिए ड्रग्स को मंगवाती थी और ड्रग पैडलर की ये बाकायदा दोस्त भी थी। आपस में कई दौर की बातचीत भी दोनों के बीच हुई है। इस बारे में एनसीबी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है और जल्द ही एनसीबी उस बड़ी अभिनेत्री के नाम का भी खुलासा करने वाली है। इन सब के बीच वो तमाम बड़े चेहरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनके जरिए ये साबित होता है दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और नम्रता शिरोडकर, ये वो बड़े नाम है बॉलीवुड की इंडस्ट्री के, जिनका नाम अब सार्वजनिक रूप से देश के सामने है बड़े पर्दे पर। तो एक बड़ा एग्जाम्पल इन लोगों की ओर से सेट किया जाता है, लेकिन बात जब ड्रग्स की आती है तो देखिए कैसे उसमें ये संलिप्त है। इस बारे में जानकारी बाकायदा एनसीबी के हवाले से निकलकर सामने आई है। ड्रग्स कनेक्शन में इन तमाम नाम को डिकोड किया जाता है। डी से दीपिका, एस से श्रद्धा कपूर, एस से सारा अली खान और एन से नम्रता शिरोडकर। बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन अब दीपिका पादुकोण तक जा पहुंचा है। दीपिका और क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के बीच ड्रग्स चैट सामने आई है। अब ड्रग्स केस में एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। अगले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए दीपिका को एनसीबी की तरफ से समन भेजा जा सकता है। एनसीबी के राडार पर दीपिका पादुकोण। दीपिका से पूछताछ कर सकती है एनसीबी। दीपिका को सम्मन भेज सकती है एनसीबी। रिया से ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम। पिछले एक महीने में कुल मिलाकर जितने धमाके नहीं हुए, उनसे ज्यादा बड़ा धमाका एक दिन में हो गया। सुशांत सिंह केस से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस के तार ऐसे पावर हाउस तक पहुंच गए कि देखने सुनने वालों को सीधे 11,000 वोट का झटका लगा है। बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से नहीं बच पाई है। एक के बाद एक कई नाम डिकोड होते चले गए। ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया बॉलीवुड से सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड में ड्रग्स के अड्डों की तलाश में लगी एनसीबी को दीपिका के तौर पर सबसे बड़ा पत्ता हाथ लगा है। दीपिका का नाम इन ड्रग्स चैट्स में सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि बॉलीवुड की एक टॉप अदाकारा उन ड्रग्स के बारे में बात करी है जिनका सेवन या खरीद फरोख्त हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। सूत्रों की माने तो करिश्मा का बयान दर्ज करने के बाद एनसीबी दीपिका का भी बयान दर्ज कर सकती है, लेकिन वहीं दीपिका का नाम इस ड्रग चैट्स में आने के बाद में बॉलीवुड के साथ साथ दीपिका के करोड़ों फैंस भी सख्ते में हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से दीपिका की ड्रग्स चैट भी सामने आ चुकी है, जिसकी भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही है। ये चैट 2017 का है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। इस चैट में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से ड्रग्स की मांग कर रही हैं, उसका सीधा ताल्लुक जया साहा से है, जो सुशांत सिंह केस में एनसीबी के राडार पर हैं और कई बार इससे पूछताछ भी हो चुकी है। करिश्मा नाम की महिला जया की ही कंपनी में मैनेजर है और एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची। जया साहा जो क्वान कंपनी में काम करती है, वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया साहा को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा। दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी। बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स लीला क्या है, इसका सच करिश्मा ही बता पाएगी।
एनसीबी ने करिश्मा को कल ही सम्मन भेजा और आज इन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा। सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स ब्यूरो जल्द ही दीपिका को तलब कर सकती है। जया शाह एक किरदार है। जया शाह के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स लेने की बात कर रही हैं। तो जया शाह क्या हुई? जया शाह फैसिलिटेटर है जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही हैं। तो आप अगर देखें तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो मेरी समझ है और इसी केस में पिछली जो केस सामने आई थी, जया शाह को फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके लिए करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है। बाकी जिनके ड्रग्स चैट हैं, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी मच गई है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पूरा बॉलीवुड ही ड्रग एडिक्ट है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अब एनसीबी के राडार पर आगे और कौन कौन है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तो बात हुई बॉलीवुड की ड्रग्स लीला की, लेकिन इन सब के बीच आज की बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर किस तेजी से योगी की सरकार आगे बढ़ना चाहती है, इसका उदाहरण देने के लिए हमारे साथ खुद माननीय अवस्थी जी, मशहूर सिंगर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज मुंतशिर, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषियों के लिए एक हिंदी बेल्ट में फिल्म इंडस्ट्री की मांग उठाई थी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ ही देर में फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सौंदर्या रजनीकांत जी भी जुड़ेंगी। रजनीकांत जी की बेटी हैं, उन्होंने भी बाकायदा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को तमाम सलाह दी है। लेकिन सबसे पहले मालिनी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो बिल्कुल तेज धुआंधार रफ्तार से मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एक खाका जो अभी तक छूट गया था, क्योंकि इसके पहले भी जो गवर्नमेंट रही थी उन्होंने अनाउंस जरूर किया था, लेकिन वो बातें सामने नहीं आ पाई थी, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एक ठोस नतीजा भी आता हुआ दिखेगा 2022 के पहले पहले, ये मान लिया जाए फिल्म सिटी के तौर पर? चित्रा, बिल्कुल मुझे लगता है आज का दिन वाकई स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। और उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अतीत में भी इस प्रकार की शुरुआत हुई है, कोशिशें हुई हैं, प्रयास हुए हैं, लेकिन बातों और जमीन को चिन्हित करने से कभी ये मामला या ये योजना आगे बढ़ी नहीं, अमल में नहीं ला जा सकी। और जो कोई भी यदि जानता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, चूंकि वे बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, हाथ में लेते ही वही काम है जिसे पूरा कर सकें, और जिसे ले लिया उसे पूरा अवश्य करेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये उन्होंने बहुत सोच समझ करके एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी बहुत समय से मांग रही है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतने सारे, कोई भी प्रदेश मुझे लगता है औद्योगिक लिहाज से या लोगों को रोजगार देने से या प्रगति पथ पे वो एक एंटरप्राइजिंग उसका बेंड ऑफ माइंड होता है। और मुझे लगता है फिल्म मेकिंग भी उसी में है कि जब आप इसको एक इंडस्ट्री का उद्योग का एक दर्जा मिल चुका है। और चित्रा, हमने देखा है कि जब मैं आपके अभी मैं पहले भी मैंने शो में बताया है कि भाई लाहौर के बाद जब मुंबई आज़ादी के बाद सबसे बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल थी, वहां पर अपने अपने घरों से जितने भी लोगों ने सपने देखे थे वो सपनों को पूरा करने मुंबई आए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे रामोजी राव ने हैदराबाद में एक विकल्प पेश किया और वो विकल्प बहुत सफल हुआ। वहां पे कमाल की फिल्में बनती हैं, यानी ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में आज भी जनता का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन फिल्में हैं, और इसमें जितने विकल्प हमारे सामने होंगे उतना अच्छा है। ये हिंदी बहुत बड़ी बात आपने कही है। मान लीजिए मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले सौंदर्या रजनीकांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दक्षिण भारत में रजनीकांत भगवान के तौर पर माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, और उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। अब जबकि आज प्रतिनिधित्व किया है दक्षिण भारत का सौंदर्या रजनीकांत ने, और इस मीटिंग को खत्म होने के बाद सबसे पहले वो आज तक के साथ, इंडिया टुडे के साथ इस वक्त जुड़ रही है। बहुत स्वागत है आपका सौंदर्या आज तक पर। मेरा पहला सवाल यही, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किस तरह की सलाह आपकी ओर से दी गई, क्या एडवाइस किया आपने, किस तरह की बातचीत रही, अगर उसके बारे में आप जानकारी दें। Very good afternoon. It's an honor for me to be here today, and it was a privilege to attend the session today with Honorable Chief Minister Yogi ji, and a lot of good points were discussed, and the presentation with what they have done was shared with the panelists today. And my request to Yogi ji, Honorable Chief Minister, was we should include animation as an important medium in our country entertainment as well.
Because if you see in Hollywood, you know, you have live action films and animation, but in India, animation is not big yet. So I did request him to include animation as a key technology, service in this new film city to be created. And I think the plan is huge. The vision is big, and I was very happy to represent the Tamil industry in the call today. And I'm looking forward to shooting and working in this film industry very soon. ये एक अच्छी बात निकलकर सामने आई जब दक्षिण भारत का इतना बड़ा नाम उत्तर भारत को लेकर इस तरह का सकारात्मक रुख जाहिर करता है, तो यकीनन इससे जो मजबूती है हिंदी बेल्ट की वो आवाज और ज्यादा बुलंद करती है। चूंकि आपका बॉलीवुड से भी रिश्ता रहा है, रजनीकांत जी जिसके बारे में हमने बताया है कि भगवान के तौर पर एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो उनको पूछता है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में हिंदी बेल्ट को लेकर आप लोग भी बहुत सारी फिल्में बनाना चाहती हैं, जो जानकारी मेरे पास है। आपको लगता है कि यहां पर एक बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण होगा तो उससे कम उत्तर भारत जो अब तक कटा रहा है साउथ के मुकाबले, या फिर मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है, वो मौका यहां के लोगों को भी मिलेगा और आप लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे? सौंदर्या, from the little I understood of what you said, I think our country is beautiful with so many different languages, but cinema brings everybody together. And you know, if you notice, even the love for my father that is all over our country is so overwhelming for us. So I think with such a big film industry coming in the north of India, a lot of southern movie technicians and filmmakers, producers and directors will come there. As it was mentioned earlier when I joined this call, we do have Ramoji Film City in Hyderabad, which is an iconic film city. So the film city that's going to come in UP, I'm sure will be as iconic, if not more iconic than what we already have. So I think language in the country, entertainment has no language barrier. I'm sorry if I didn't understand your question correctly, but I'm very happy about this film city coming into play. जो क्वेश्चन मैंने पूछा था बिल्कुल वही आंसर आपने दिया। लैंग्वेज की कोई बाधा नहीं होती है आपस में जब बातचीत हम करते हैं तो, और इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं। अगला सवाल मैं आपसे, चूंकि आप हर मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखती हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आप आगे अपने साथ कैरी करती हैं, लेकर आगे जाती हैं। रजनीकांत जी ने भी आपको तमाम सजेस्ट किया होगा जब मीटिंग में आप जा रही होंगी। अब मैं आ जाती हूँ बॉलीवुड से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि आज के दौर में बॉलीवुड में बहुत सारे क्वेश्चन, हाल का मामला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जब आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, एनसीबी लगातार जांच कर रही है। दीपिका पादुकोण का मामला ड्रग्स के मामले में जोड़कर सामने आया है, उनके कुछ चैट सामने आए हैं। I don't want to comment on this topic. I'm so sorry. I was happy to be on this call to discuss the call that we just had, the webinar we had. But I don't want to comment on anything else, and I would thank you very much. Okay, no problem. Last question, ma'am. रजनीकांत जी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर क्या कहा? किस तरह की आपकी बातचीत हुई उनसे? Anything that's good for the film industry, my father has always supported and always will support. So as technicians, the better facilities that are provided for filmmakers, the easier it will get to shoot magnificent projects which people will watch. So he wishes this particular film to be all the very best, and all in regards to the government. Thank you. थैंक यू सो मच सौंदर्या रजनीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक से ये महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। और आपकी आवाज इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत को इस तरह का सपोर्ट मिले तो यकीनन उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी है वो आगे किस तरह का बड़ा रोल प्ले करने वाली है, कम से कम हम सौंदर्या रजनीकांत की इन बातों से समझ सकते हैं। और इसी सवाल के साथ मनोज मुंतशिर जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आपने हम दीपिका पादुकोण पर भी आएंगे जिनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो लेकिन उसके पहले एक जल्दी से छोटा सा कमेंट, दक्षिण भारत से भी आवाज अब मेल खा रही है उत्तर भारत की इस फिल्म सिटी को लेकर, तो छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी। पूरे हिंदुस्तान की फिल्म सिटी है, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसकी भौगोलिक स्थिति भले उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री है। पूरा भारत और पूरे भारत की हर भाषा का सिनेमा हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश आए और वहां बने, और स्वागत है सबका। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर हम आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना, ड्रग्स के कनेक्शन में वो जो चैट सामने आए हैं उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोज, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कल तक कहा जा रहा था कि अभी तो ड्रग पैडलर आए हैं, फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक के बाद बड़े बड़े नाम सामने आते जाते हैं, चाहे सारा अली खान की बात करें, श्रद्धा कपूर की बात करें, और दीपिका पादुकोण फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी 3 हीरोइनों की बात करें तो उनमें एक दर्जा उनको हासिल है। जब उनका नाम ड्रग्स के मामले में सामने आता है तो ये जो ड्रग्स की लीला है वो क्या कहती है? मनोज मुंतशिर। संविधान से परे, आईपीसी से परे कोई नहीं है।
वो दीपिका पादुकोण हो, वो मैं हूं, वो दुनिया में कोई भी हो, अगर हम पर किसी भी तरह का कोई अभियोग साबित होता है, बशर्ते उसकी बाकायदा जांच की जाए और सिर्फ मीडिया ट्रायल ना हो, बात अंदर तक छानबीन हो। अगर सारी छानबीन के बाद कुछ ऐसा निकलता है, कोई ऐसा जुर्म साबित होता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि संविधान के दायरे के अंदर रह के, इंडियन पेनल कोड के दायरे के अंदर रह के उस बात को एक निर्णय तक पहुंचाया जाए, और जो गलत है वो गलत है, उसको वो तो छुपाया नहीं जा सकता। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक बड़ी हीरोइन का नाम आता है तो बहुत सारे कान खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज चारों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ सवाल दीपिका पादुकोण को बहुत बड़ा ना बना के हमें ये रखना चाहिए कि मुजरिम जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। वो दीपिका पादुकोण हो, वो मनोज मुंतशिर हो, वो चित्रा त्रिपाठी हो, दुनिया में कोई भी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब एक बड़े पर्दे के जरिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देश के सामने रखते हैं, हम लाखों लोगों की आंखों का सपना होते हैं, लोग हमारी तरफ बनना चाहते हैं, लोग हमें अपना आइडल मानते हैं, एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, तो यहां पर इस चीज को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ा जाए कि दीपिका पादुकोण का उसमें नाम सामने आना उस छवि को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाता है। मनोज, देखिए, यही तो मैंने उस दिन बोला जब बात ये आई ना कि थाली में छेद, तो थाली में छेद वाली एनोलॉजी पे मुझे जो आपत्ति थी वो इसी बात की तो थी कि एक बार थाली की जांच तो हो जाए। थाली में छेद है, थाली में रखा क्या हुआ है, थाली में विष है, अमृत है, जहर है, थाली में ड्रग है, थाली में चीज क्या है। तो देखिए वही होना शुरू हुआ है। और मैं एक बात फिर से कह दूं कि हम जिस देश में हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आज हुकूमतें जो हैं यहाँ से लेके वहां तक, सारी हुकूमतें इस बात को लेके बहुत जागरूक हैं कि ड्रग्स हमारे यूथ की नसों को खोखला करता है। और अगर ये हमारे बड़े स्टार्स, वो लोग जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, अगर वो इनमें लिप्त हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दोष दुगना है। एक अनजान आदमी करे तो उसका दोष फिर भी कम माना जा सकता है, पर अगर ये बड़े लोग करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी दुगनी है, क्योंकि इनका फैंडम दुगना है, इनका फैन बेस दुगना है, इनको फॉलो करने वालों की गिनती हजारों लाखों करोड़ों में है। इन्हें सही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर ये सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे इसका बहुत दुख है। और पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड का होने पे बहुत फख्र नहीं होता। चित्रा, यही आपका चैनल था, यही आज तक पे मैं आता था, और जब आप मुझे कहती थी कि बॉलीवुड से गीतकार मनोज मुंतशिर आए हैं तो मेरा सर ऐसे ऊंचा हो जाता था कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने हासिल किया है। अमेठी का एक लड़का जो 350 रुपए जेब में लेके आया था, उसने ये अचीव किया कि आज उसको बॉलीवुड में एक गीतकार के तौर पे ख्याति मिली और उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। बिल्कुल। आज थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आज मन बुझ जाता है जब आप मुझे बॉलीवुड का कहती हैं। तो इसी बात को मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ दोबारा सही हो, सारे रिकॉर्ड स्ट्रेट हो और बॉलीवुड अपनी पुरानी गरिमा को, पुरानी ग्लोरी को दोबारा हासिल करे। मालिनी अवस्थी जी, जब दीपिका पादुकोण पूछती हैं कि माल है क्या, इसी बात को लेकर कंगना रनौत ने भी उन पर तंज कसा है, उनके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी उन्होंने तमाम अपनी बातें कही हैं। जब दीपिका पादुकोण इस तरह की बातें कहती हैं तो यकीनन ठेस पहुंचती है और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने आप लोग सेट करते हैं तो उन तमाम मर्यादाओं का पालन भी इन बड़े स्टार की ओर से किया जाना चाहिए, जिसमें फिलहाल जो चैट सामने आए हैं उसमें दीपिका पादुकोण फेल नजर आती हैं। चित्रा, हमें दीपिका का पक्ष भी सुनना बिल्कुल, मैं मालिनी जी से ये सवाल, मैं मालिनी जी, मनोज में फौरन आऊंगी, मालिनी जी ये आपसे सवाल। जी चित्रा, मेरे ख्याल में ये तो इस समय सार्वजनिक है और मैं जानती हूँ मनोज क्या कह रहे हैं कि हमें दूसरे का पक्ष भी सुनना चाहिए और उसका अधिकार भी कानून देता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ये जब हम लोग मीडिया ट्रायल कहते हैं तो ये मीडिया और ये जनता ही है जो सर आंखों पे भी उठाती है। और हिंदुस्तान में ता कयामत मुझे लगता है कि क्रिकेट खेल और फिल्में, इनमें से जुड़े सारे कलाकारों का, स्टार्स का जादू सरचर पे बोलता है। हिंदुस्तान भगवान मानता है। अभी आप सौंदर्या से कह रही थी कि उनके पिताजी रजनीकांत जी के तो मंदिर है बाकायदा, बिल्कुल कटआउट्स हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार की दीवानगी जहां पर हो वहां पे टॉप स्लॉट में जो भी कलाकार देखे जाते हैं वो रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। देखिए आप, मैं दोनों चीजों को जोड़ रही हूँ। आपने उत्तर प्रदेश में इस इंडस्ट्री का भी आज लगने का स्वागत किया। आप गोरखपुर से हैं, मेरा बचपन गोरखपुर में बहुत लंबा समय बीता है। चित्रा, आप जानते हैं हम जिस परिवेश से आते हैं, जिस समय हम युवा हो रहे थे, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम अपने पिता माँ से, जी कामल में, कि हम अपने माता पिता से ये कहें कि हमें मुंबई जाना है। लेकिन वक्त बदला और अच्छे परिवार के लोगों ने रियलिटी शो से लेके फिल्मों में अपने माता पिता को जाना अलाउ किया। फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए शायद उत्तर प्रदेश में यदि इंडस्ट्री आती है तो आसान हो जाएगा ये चुनौती, जो वहां जाकर संघर्ष करने से शायद ये संघर्ष आसान हो। बिल्कुल। और दुख होता है कि इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही, विचार कर रही नई प्रतिभा के कहीं ना कहीं
हौसले पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंकुश लगता है जब दीपिका या ऐसी प्रकार, मुझे बताया गया कि और भी कलाकारों के अभी नाम आ रहे हैं। बिल्कुल। एंड आई एम प्रिटी श्योर, मुझे लगता है चित्रा भी सिर्फ शुरुआत ही है। और यदि ये ऐसा होता है तो ये आप सोचिए, जो बच्चे सोच रहे हैं, ग्रूम अपने आप को कर रहे हैं, अच्छा होना चाहते हैं। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ चित्रा, कोई भी वर्क प्लेस, कोई भी इंडस्ट्री, सब जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन जहां पर आपको रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है वहां पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसीलिए ओलंपिक्स वगैरह में सारे खिलाड़ियों का पहले ही डोपिंग टेस्ट होता है कि भाई प्रतिभा के बल पे जीते जो भी जीते, किसी सब्सटेंस की वजह से न जीते। मैं कलाकार हूं, मैं हमेशा सुनती हूं जब ये सब बातें, क्योंकि हम लोग भी एक लंबा दौर गुजरा है। मैं लोगों से सुनती रही हूं कि जो बैंड वगैरह में आर्टिस्ट गाते रहे हैं, पॉप म्यूजिक गाते रहे हैं, दे हैव बीन यूजिंग दीज, हम लोग सुनते थे। तो मैं सोचती थी कि 3-3, 4-4 घंटे बिना थके हम लोग प्रोग्राम कर जाते हैं, नाचते गाते पसीने में जूझते। कौन सी क्रिएटिव आर्ट के लिए इनको उस समय इतनी एनर्जी चाहिए होती जो इनको ड्रग्स चाहिए। और ये एक चीज जो सरकार में हमारे देश में इलीगल है तो है, बिल्कुल, और वो कानून सबके लिए है। मुझे लगता है इस प्रकार की जांच में शायद कानून के प्रति एक तो सबका विश्वास पहली बार बली होगा, दूसरा कहीं ना कहीं कुछ समय से चित्रा एक जनता को भी बात समझ में आ रही थी पिछले 4-5 वर्षों से जी कि मुंबई फिल्म नगरी अपने आप को इस देश से पृथक समझने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, जहां ये सबसे बड़ी बात आपने कही पर है। नहीं चलता, बिल्कुल, जहां पर वो हर ऐसी चीज के संग सबसे पहले डर नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। और मैं इसलिए कह सकती हूं कि देखिए, मान लीजिए रिया अरेस्ट हुई, आज दोबारा उनकी बेल कैंसिल हुई है, सही या गलत ये सरकार अपना काम करेगी, लेकिन उनके समर्थन में एक नहीं सारे लोग आ गए। मी टू के जितने झंडा दबरबाद है, कल अनुराग जी के संग जब हुआ तो सब के सब सन्नाटा, बल्कि उल्टे सब उनके समर्थन में आ गए। बिल्कुल, हर लड़की के फेमिनिज्म की बात या स्मैश पैट्रियार्की कहने के संग संग ये अफसोस की बात है कि एक लेडी जिसके संग 4-5 वर्ष पहले दुर्व्यवहार हुआ होगा, यदि आज वो हौसला या हिम्मत जुटा रही है, उसके साथ कोई विश्वास भी नहीं करना चाहता, कोई नहीं खड़ा है। मनोज मुंतशिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मालिनी अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। जैसे जैसे बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खोली जा रही है, वैसे वैसे ड्रग्स मंडली का नाम सामने आ रहा है। और ड्रग्स मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी की पूछताछ जारी है। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें कि क्वान वैसे तो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, टैलेंट को बाहर निकालने का, निखारने का काम करती है, लेकिन ड्रग्स की सप्लाई का, और ये देखिए वह चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार अपने दफ्तर में कर रही है, गेस्ट हाउस में ये पूछताछ। और इनके जरिए दरअसल जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी पड़ताल में इस वक्त एनसीबी लगी हुई है। सीधे रुख कर लेते हैं अरविंद ओझा का, मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्वान के सीईओ ध्रुव से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है, किस तरह के सवाल जवाब अब तक किए गए हैं, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है? हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अरविंद आपका जवाब, फिर मुनीश के पास चलेंगे। जी देखिए, एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो एक प्रमुख है जया शाह, उनके व्हाट्सएप चैट श्रद्धा कपूर से, नम्रता शिरोडकर से सामने आए, रिया चक्रवर्ती से सामने आए, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद कल पूछताछ हुई जया शाह से, उसमें जो ध्रुव है उनका नाम सामने आया, जिसके बाद सम्मन देकर आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अभी जो पूछताछ है जया शाह और ध्रुव के बीच हो रही है, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन करिश्मा जो इसी क्वान कंपनी की मैनेजर है, जिनका दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स चैट आया था, उनको सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो आज अभी नहीं आई है। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो क्वान कंपनी है पूरी तरह से रडार पर है। आपको बताऊं कि मधु मंटीना वर्मा जो बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है कल उनसे। तो देखिए जिस तरीके से क्वान कंपनी है, जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए हैं, चाहे दीपिका पादुकोण की आप बात कर ले, टाइगर श्रॉफ की बात कर ले, शाहिद कपूर की बात कर ले, तो इस तरह के बड़े सितारे जुड़े हुए हैं। और इनका काम बेसिकली इस कंपनी का है कि एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को। यहां तक कि जो मुंबई पुलिस
उमंग एक कार्यक्रम कराती है, उसमें भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो क्वान कंपनी है वो देखती है। तो अब ये पूरी कंपनी रडार पे है। कंपनी की एक जो काम करने वाली जया शाह है, उनसे पूछताछ हो रही है। जया शाह से जो खुलासे होंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि बॉलीवुड के और कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम ड्रग्स। अभी तो वो बहुत बड़ा नाम जिसका जिक्र कुछ देर पहले आप कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा नाम एक और बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री हैं जिनके नाम का खुलासा बहुत जल्द होगा। अरविंद को वो नाम पता है, लेकिन चूंकि जब तक एनसीबी की ओर से इस बारे में सार्वजनिक नाम नहीं किया जाता है और ठोस सबूत हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक उस नाम को लेकर लगातार हमारी पड़ताल जारी है। लेकिन मुनीश, आज सुबह से लेकर अब तक इस ड्रग्स मंडली मामले में किन किन लोगों से पूछताछ हुई है, आगे ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है और दीपिका पादुकोण से कब पूछताछ हो सकती है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है मुनीश? जी देखिए, इस मामले में 3 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जया शाह, ध्रुव जो कि सीईओ हैं कॉन इंटरनेशनल के, और इसके अलावा करिश्मा ने अपने वकील के जरिए ये कहा हुआ है कि वो थोड़ा और वक्त चाहती हूँ, मुंबई में पिछले 10 दिनों से नहीं है। उसके अलावा जया शाह और जो ध्रुव है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि काम तो इनका था टैलेंट मैनेजमेंट का, लेकिन ये ड्रग्स मैनेजमेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं। और इसीलिए ये सवाल किया जा रहा है कि जब आपकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी जो एक्टर हैं उनका आप टैलेंट मैनेजमेंट करवाएंगे, उनको आप ड्रग्स क्यों मुहैया करा रहे थे। जया शाह, जैसा कि अरविंद बता रहे थे, इसमें एक बड़ी खिलाड़ी इसके लिए उभर कर आ रही हैं क्योंकि उनके चैट न सिर्फ रिया चक्रवर्ती से थे, बल्कि दीपिका पादुकोण के जो ग्रुप चैट थे उसमें भी वो शामिल थी। जिस ग्रुप चैट की बात यहाँ पे हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके अलावा करिश्मा की, उसमें जया शाह भी मेंबर थी। तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में जानकारी थी और जया शाह को वर्कर हैं करिश्मा की, यानी कि उनको इस बारे में जानकारी थी कि करिश्मा मुहैया करा रही हैं ड्रग्स दीपिका पादुकोण को। एनसीबी का अब ये कहना है कि ये जो पूरी जांच है यहीं पर रुकने वाली नहीं है, रिया चक्रवर्ती और दीपिका तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेडलर्स हैं जिनके जब ड्रग्स चैट को खंगाला गया तो पता चला कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनके संपर्क में रहने वाले जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो उनके मैनेजर हैं, वो लगातार उनसे संपर्क में थे और कहीं ना कहीं ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो अभी तो कुछ नाम सामने आए, लेकिन और बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम अभी आने बाकी हैं। अरविंद ओझा, मुनीश पांडे लगातार हर एक जानकारी सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड पर करोड़ों करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। ये तमाम चेहरे जिनके ऊपर न जाने कितने पैसे दांव पर लगे रहते हैं, अगर उनका नाम ड्रग्स मामले में सामने आता है तो ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो जाती है, इस बात को आप समझ सकते हैं। सीधे मनोज मुंतशिर का हम रुख कर लेते हैं और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं, एक ऐसी स्टोरी जिसके जरिए बहुत सारे सवाल बॉलीवुड के सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर, क्या बॉलीवुड के लिए ड्रग्स न्यू नॉर्मल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रग्स कभी इस देश के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता, तो बॉलीवुड के लिए कैसे होगा। अभी बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले मालिनी जी ने कि अगर बॉलीवुड अपने आप को इस देश के ऊपर समझता है तो बॉलीवुड को नीचे आने की जरूरत है, देश के लेवल पे आने की जरूरत है, अब कहीं से ऊपर नहीं है। और एक बात है, मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। तो ये मौका है कि जो गलत है उस गलत को गलत बताया जाए, दुनिया के सामने नजीर पेश की जाए। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा इस वक्त क्षेत्र, वो ये है कि मैं बार बार देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो ड्रग के फंदे में हैं, मैं भी कुछ को जानता हूं, जो इस आड़ में ड्रग लेते हैं कि यार क्रिएटिविटी नहीं आती है। मतलब आप कैसे, मनोज मुंतशिर क्या लिखते हो आप यार, अगर आप शराब नहीं पी सकते, अगर आप ड्रग नहीं ले सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 250 के ऊपर गाने लिख चुका हूं मैं, बाहुबली जैसी 2 फिल्में लिख चुका हूं मैं, किताबें लिख चुका हूं मैं, हमेशा दुनिया भर के सामने जाके अपने वक्तव्य देता रहता हूं, मुझे आज तक कभी किसी किक की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो यूथ है, उस यूथ को मेरा ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि दोस्तों ये अफवाह है। आप बॉलीवुड में ये 2-4 नामों की वजह से ये मत समझ लेना कि ड्रग्स लिए बगैर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, ड्रग्स लिए बगैर आप किसी बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है, शराब का एक कतरा नहीं पिया था, उससे बड़ा कोई काव्य है आपके सामने? उससे बड़ी कौन सी क्रिएटिविटी हो सकती है? तो इन सब अफवाहों पे ध्यान न दें। ये चंद लोग हैं जो शिकार हैं
मुझे इस बात को सुबह लिखते हुए ट्विटर पे बहुत तकलीफ हो रही थी कि देश की धड़कन हैश का शिकार है। इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इसकी जांच की जाए और इस जांच को अपने अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जाए। जो लोग युवाओं को भ्रमजाल में रखना चाहते हैं उसको तोड़ने की जरूरत है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने मधुशाला का जिक्र किया हरिवंश राय बच्चन के जरिए, और साथ ही आपने राहत इंदौरी के शेर का भी जिक्र किया। तो एक तंज की कुछ लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं। किसी शहर के ड्रगी बुरे नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अगर ड्रग्स सरेआम इसी तरह से मिलता रहेगा तो ड्रग्स पैडलर को आप चपेट में लीजिए, लेकिन जड़ पर चोट कैसे करेगी सरकार, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी लगातार अब तक हम पहुंचा रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना मामले में कल फिर होगी सुनवाई। कंगना रनौत से जुड़े हुए मामले में आपको बता दें ये सुनवाई होनी है, चूंकि जिस तरह से उनका दफ्तर तोड़ा गया था, उसके बाद दफ्तर तोड़ने के मामले को लेकर कल से फिर होगी सुनवाई। पूरे मामले पर कंगना रनौत भी, चाहे ड्रग का मामला हो, चाहे उनके दफ्तर का मामला हो, राष्ट्रवाद का मामला हो, वो काफी मुखर होकर बोलती रही हैं। और कंगना रनौत की ओर से भी एक बात सामने रखी गई थी कि अगर एनसीबी चाहे तो वो ड्रग के मामले में कई खुलासे करने के लिए तैयार है, जांच में मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि एनसीबी का इस पर पक्ष अलग रहा था, लेकिन फिलहाल कंगना का जो दफ्तर तोड़ा गया था उस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। एक तरफ कंगना हर जाना चाहती हैं, जिस तरह से उनका दफ्तर तोड़ा गया, उनके बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया, तो वहीं बीएमसी का इस पूरे मामले पर अपना अलग रुख है। जैसे ही इस बारे में कोई और जानकारी सामने आती है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आज की सबसे बड़ी खबर, फिल्मों की बात करें तो जिस दीपिका पादुकोण का नाम सुनते ही दर्शक सिनेमा हॉल तक पहुंच जाते थे, पूरा का पूरा सिनेमा हॉल भर जाता था। जिस दीपिका की एक झलक के लिए युवा बेताब रहते थे, जिस दीपिका को लाखों लड़कियां अपना रोल मॉडल मानती थीं, वो भी नशे के काले समंदर में डूबी हुई थीं। एनसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से बच नहीं पाई हैं और बहुत जल्दी उनसे भी ड्रग मामले में हो सकती है पूछताछ। देखिए, वो रुपहले पर्दे पर चमक बिखेरती थी, वो युवाओं के दिल की धड़कन थी, वो अपनी अदाओं से सबकी चहेती बन चुकी थी, वो अपने किरदारों से हिट पर हिट फिल्में देती थी, लेकिन वो नशे के काले समंदर में भी डूबी हुई थी, ये कौन जानता था। 1971 के गाने को 40 साल बाद फिर से नए अंदाज में उतारा गया तो फिर से नशे और धुएं वाली जिंदगी सामने आ गई। दीपिका ने इस गाने को बखूबी निभाया, लेकिन किसी ने सोचा न था कि रियल लाइफ का ये किरदार 9 साल बाद हकीकत बनकर सामने आएगा। दीपिका पादुकोण ये वो नाम है जो फिल्मों में आते ही फिल्में हिट होने की गारंटी हो जाती थी। लेकिन सुशांत सिंह मौत मिस्ट्री की जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग्स लीला सामने आने लगी। बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से बच नहीं पाई। बॉलीवुड की ड्रग्स चैट की भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। इस ड्रग चैट में दीपिका कौन कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। ये चैट 2017 का है, लेकिन अगर उससे 3 साल पहले चले तो दीपिका की असली कहानी सामने आती है। दरअसल 2014 में दीपिका को अपने डिप्रेशन के बारे में पता चला था। जी हाँ, दीपिका उस समय अवसाद से ग्रस्त थी और धीरे धीरे उन्हें ये चीजें परेशान करने लगी थी। दीपिका को इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए प्रोफेशनल मदद भी लेनी पड़ी थी। My mother said to me, she said, "Are you okay?" And I said, "Yeah, I'm fine." She said, "Is it work?" So I said, "No, I'm fine." And she said, "Is something bothering you?" I said, "No." She asked me 2 or 3 times, and I could feel myself choking, and I broke down. And a message to society, which is, let's all become a little more sensitive to ourselves and to the people around us.
सूत्रों की माने तो तभी से दीपिका डिप्रेशन से बाहर आने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी और इसी बीच क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा से संपर्क में आ गई दीपिका। दीपिका अपने डिप्रेशन की चर्चा करिश्मा से करने लगी और फिर धीरे धीरे ड्रग्स के चंगुल में फंसती चली गयी। आज तक के हाथ दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा के साथ साल 2017 का एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें माल यानी ड्रग्स की बात की जा रही है। ड्रग्स को लेकर ये बातचीत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई हैं। एनसीबी का कहना है कि आने वाले दिनों में दीपिका को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच के साथ ही ये वीडियो भी जमकर सुर्खियों में है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि ये तस्वीरें फिल्म निर्माता करण जौहर की हाउस पार्टी की हैं, जिसमें दिखने वाला हर सितारा नशे की गिरफ्त में है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन इनमें से एक चेहरा बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है और एनसीबी के अब रडार पर भी है, वो भी सबूतों के साथ। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। माल है क्या? जब दीपिका पादुकोण इस तरह का सवाल करती हैं तो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में वो आएंगी ही, और इस पूरे मामले पर दीपिका पादुकोण अपना मुंह कब खोलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। उधर कंगना मामले में कल फिर होगी सुनवाई। आपको बता दें, जिस तरह से बीएमसी ने उनके दफ्तर को तोड़ा था, ढाया था, दफ्तर तोड़ने के मामले को लेकर ये सुनवाई कल होनी है। सीधे मुंबई का रुख कर लेंगे। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने अपील की थी, जिस पर कल सुनवाई होनी है। विद्या हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। विद्या, बॉम्बे हाईकोर्ट में कल 11:30 बजे सुबह ये सुनवाई होगी और क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, दो अहम चीजें हुई हैं। एक तो ये कि अदालत ने बीएमसी से पूछा है कि भाई आपने कंगना को नोटिस दिया था, 24 घंटे में घर तोड़ दिया, बाकी लोगों के जो नोटिस भेजे गए थे उस पर क्या किया है। फिलहाल बीएमसी के जो वकील थे उनके पास इस बात का जवाब नहीं था और यही वजह है कि अब उसके लिए शुक्रवार का समय तय किया गया है। वहीं दूसरी जगह अदालत ने जो रिजवान मर्चेंट हैं, जो रिजवान सिद्दीकी हैं, जो वकील हैं कंगना रनौत के, वीरेंद्र शराफ, दोनों से पूछा कि भाई अगर आप संजय राउत का हवाला देख के आप मैलिस यानी कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने सोच समझ के हमारा घर तोड़ा है क्योंकि हमने पंगा लिया था, तो इस वजह से आपको संजय राउत को भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब संजय राउत अदालत आएंगे और बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे।